तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 कहानी और 2 छोटे किस्से सुनाने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। बाकी अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कहूंगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो सभी दोस्तों, मेरा नाम नैना है और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ हुई थी। मेरा दोस्त वाराणसी रहता है। उसका नाम सौरभ है। एक टाइम की बात है जब सौरभ और उसके कुछ दोस्त किसी की शादी में गांव गए थे। वो वहां शादी में कुछ दिन पहले पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद वो सारी फैमिली वालों से मिलकर गांव घूमने निकले। वो लोग साथ में घूम रहे थे और उनके साथ सौरभ के मामा का लड़का था जो कि ठीक उन्हें गांव घुमाने के लिए साथ आया था। वो लोग गांव घूम ही रहे थे, जैसे कि अपनी जमीन, अपना बागीचा, सब कुछ घूमने के बाद वो ठीक एक जगह से गुजरे। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सौरभ के दोस्त यानी आयुष ने कहा कि भाई चलकर देख कर आते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। सौरभ ने कहा, छोड़ो क्या देखना, बस यहां से जल्दी घर चलो, और वैसे भी आज हल्दी है, मामा गुस्सा करेंगे। इसके बाद तुरंत शिवम ने कहा, अरे आओ देखते हैं, कुछ टाइम लेट ही सही। दोस्तों, जब वो लोग उधर गए तो वहां एक लड़की को 2-4 लोगों ने पकड़ा हुआ था। वो लड़की बस गुर्राए जा रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद वहां पर एक बाबा आए। उन्होंने उसके ऊपर कुछ पूजा करी और उसके बाल पकड़कर उससे पूछने लगे कि तू कौन है और यहां क्यों आई है। लगातार पूछने के बाद लड़की ने कहा कि मुझे पास के ही शीशम के पास गाड़ा हुआ है, यानी मुझे किसी के ऊपर से उतार के वहां रखा गया था। वो तो इस लड़की ने जाते समय मेरे ऊपर पैर रख दिया, तभी से मैं इसके साथ हूं और मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, उसके इतना बोलते ही उस लड़की ने बाबा को इतनी तेज की धक्का मारा कि आप भरोसा भी नहीं करेंगे। ये मानिए बाबा 7 से 8 कदम दूर जा गिरे। दूसरी तरफ लड़की जोर से चिल्लाने लगी और हंसने लगी। बाबा ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने गुरु को लेकर आऊंगा, तब तक आप इसे बिस्तर पर लेटाकर नीम के पत्तों से घेरा बना दे। और याद रहे, घर का दरवाजा बंद रहना चाहिए, वरना यह किसी की भी जान ले सकती है। दोस्तों, इसके बाद बाबा वहां से चले गए। फिर आयुष ने कहा कि भाई ये सब तो नहीं होता है, ये सब फालतू की नौटंकियां हैं। दूसरी तरफ सौरभ ने कहा, नहीं भाई, ऐसा होता है और यहां के लोग मानते हैं। आयुष ने कहा, नहीं, ये सब नौटंकियां हैं। सौरभ ने तुरंत कहा, तू हर चीज मजाक में मत लिया कर, वरना किसी दिन तुझे भी समझ आ जाएगा। थोड़ी ही देर में आयुष बोल पड़ा कि अरे भाई, ये चिकन रखने को बोला है, उसे क्या भूत खाएगा। मेरे भाई, भूत किसी को भी छू नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा होती है। सौरभ ने ठीक इसी बात पर कहा कि चल ठीक है, क्या तू आज रात उस शीशम के पेड़ के पास जाएगा। आयुष ने कहा, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद वो लोग ठीक 11 बजे घर वालों को ये बोलकर निकले कि हम फ्रेश होने बाहर जा रहे हैं। फिर सौरभ और आयुष दोनों रात में वहां गए जहां बाबा से चिकन को रखने को कहा था। वो लोग ठीक उस जगह पर पहुंचे और शीशम के पेड़ के पास छिप गए। समय बीतता रहा पर कोई नहीं आया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि चिकन के मटके में लाल कपड़ा ढककर रखा गया था। थोड़ी ही देर में आयुष ने कहा कि देखना भाई, ये बस नौटंकियां हैं और सब कुछ पैसा वेस्ट। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे कि अचानक पेड़ पर से कूदने की आवाज आई। वो दोनों ठीक तुरंत मुड़े और उन्होंने देखा कि एक आदमी, औरत और उनके साथ एक बच्चा वो ठीक शीशम के पेड़ के पास आए। उन्हें देखकर आयुष ने कहा कि भाई, ये लोग कौन है। दोनों ने ध्यान से देखा तो उनमें से किसी की भी आंखें नहीं थी। ये सब देखकर सौरभ और आयुष दोनों डर गए। इसके बाद वो आदमी, औरत और बच्चा उस चिकन को ऐसे खाने लगे जैसे किसी जानवर को देते हैं। ये सब कुछ होता देख आयुष ने तुरंत चिल्ला दिया। सौरभ ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया, पर क्या फायदा,
उन्होंने उसे देख लिया था। वो ठीक वहां से एक झटके में उन दोनों के पास आ गए। उनका आते ही एक ही शब्द था कि बहुत गलत किया तूने, आज तू नहीं बचेगा। बस ये लॉकेट जो तूने पहना है इसको जल्दी से उतार दे। दोस्तों, सौरभ और आयुष ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का लॉकेट पहना था। सौरभ ने ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वहां से आयुष को भागने को कहा, लेकिन जब उसने आयुष की तरफ देखा तो आयुष तो बेहोश पड़ा था। वो तो गनीमत ये हुई कि वहां से कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने सौरभ को देख लिया और कहा कि ये सोनू का भांजा है क्या, और ये यहां क्या कर रहा है। इसके बाद उन्होंने सौरभ को आवाज दी और कहा कि यहां क्या कर रहे हो, चलो यहां से। सौरभ तुरंत भागकर उनके पास गया और बताया कि मेरा दोस्त बेहोश पड़ा है, उसे प्लीज ले चलो। वो तो शुक्र था दोस्तों, उस दिन कुछ लोगों की मदद मिल गई। फिलहाल घर पहुंचने के बाद मामा ने तुरंत पूछा कि इसको क्या हुआ। बात रही सौरभ की, उसने एक झटके में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर मामा ने सौरभ को एक थप्पड़ मारा और कहा कि समझ में नहीं आता, नादानों वाली हरकतें करते हो। अभी अगर इसको कुछ हो जाता तो इसके घर वालों को क्या जवाब देते। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिनों तक उसे बुखार रहा। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो दोनों आदमी वहां आ गए, वरना कुछ देर और रुकते तो शायद दोनों आज जिंदा नहीं होते। लेकिन दोस्तों, आयुष की तबीयत लगातार बिगड़ ही रही थी। फिर जब उसे वापस वाराणसी लाया गया, जब उसे घाट पर ले जाकर अघोरी बाबा को दिखाया गया, तब जाकर वो ठीक हुआ। बाकी दोस्तों, ये कहानी तो इतनी सी ही है, इस पर भरोसा करना या ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी तरफ से ये कहानी बिल्कुल सच है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नैना के दोस्त की कहानी। मैं नैना का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है। मैं असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। यह स्टोरी बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे साथ 2018 में घटी थी। उस वक्त मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मैं ठीक देवराज रॉय कॉलेज में पढ़ता था, और यह बात तब की है जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज में सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो ठीक पूजा के एक रात पहले हमारे कॉलेज का जो वॉचमैन था वो हमारी मदद कर रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो उसने हमें घर जाने को कहा। पर दोस्तों, हमने इस बात को नहीं सुना। उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजने से पहले चुपचाप घर चले जाना, क्योंकि ये कॉलेज रात को वैसा नहीं है जैसा कि तुम दिन में देखते हो। हमने पूछा कि आखिर क्या बात है। उसने कहा कि रात को कुछ अजीब चीजें होती हैं, शायद कोई अजीब सी हवाएं घूमती हैं कॉलेज के अंदर। हमें तो ये लगता है कि वो कोई ना कोई विद्यार्थी रहा होगा जो कि खुदकुशी करके मर चुके हैं। दोस्तों, हम उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। मेरे दोस्त रवि ने कहा कि नशा करके आए हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैंने तुरंत वॉचमैन को कहा कि देखो, अभी 7 बज चुके हैं और हमें बहुत सारा काम करना है, कल पूजा भी तो है, तो ठीक किसी भी हाल में हमें आज ये सारी तैयारियां पूरी करनी होगी। वॉचमैन तुरंत बोल पड़ा कि ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, पर 12 बजे से पहले यहां से चले जाना, वरना अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। हमने तुरंत हाँ ठीक है चले जाएंगे कहकर बात को वही खत्म कर दिया। इसके बाद हम काम पे लग गए। हाँ, एक बात थी, उस वॉचमैन की बातें सुनने के बाद काफी स्टूडेंट घर चले गए। बस हम 3 दोस्त वहीं रुके थे, क्योंकि पूरी तैयारी करनी थी, और वैसे भी हमें इन चीजों पर बिलीव नहीं था। हम तीनों वॉचमैन की कई बातों को लेकर लगातार हंस रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। रात के 12 भी बज चुके थे। हम तीनों लगातार हंसी मजाक के साथ काम करते जा रहे थे। उसी बीच हमने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हम लोग ठीक कॉलेज के क्लासरूम के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने लगे। उस वक्त दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जब हम अंदर थे तो खिड़कियां जोर जोर से बंद खुल रही थी। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बाहर हवा चल रही हो। मैंने तुरंत रवि को कहा कि एक बार जरा बाहर देख, कहीं तेज हवाएं तो नहीं चल रही। उसने कहा कि बाहर तो थोड़ी सी भी हवा नहीं है। तो दोस्तों, ठीक अतुल, जो कि हमारा तीसरा दोस्त था, उसने कहा कि कहीं वो वॉचमैन हमें डरा तो नहीं रहा,
क्योंकि हमने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बिना हवा की खिड़कियां कैसे बंद खुल हो सकती हैं। हमने तुरंत उसे बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिखा। हम तीनों उसको गालियां बकते हुए वापस अंदर चले गए। हमें थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा था, और तो और इसी उधेड़बुन में एक खिड़की का गिलास भी टूट गया। फिर मेरे दोस्त रवि को बहुत तेज गुस्सा आया। वो बाहर जाकर बहुत जोरों से चिल्लाया और वॉचमैन को गालियां बकने लगा, क्योंकि हमारे हिसाब से वो वॉचमैन ही ये सब कर रहा था। बस कमी थी तो बस एक बात की कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक खिड़की का और गिलास टूट गया। अब वो वक्त आ चुका था। मुझे अजीब लगने लगा था, क्योंकि शायद कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने रवि और अबुल को कहा कि चल एक बार बाहर चल। उन्होंने पूछा क्यों। मैंने कहा कुछ मत पूछ, बस बाहर निकलो। दोस्तों, इस बार शायद उनको मेरा इशारा समझ आ चुका था। और दोस्तों, जैसे ही हम लोग क्लासरूम के बाहर निकले तो खिड़कियां जोरों से हिलने लगी और एक आधे के तो कांच भी टूट गए। बस एक वही पल था जब हम पूरी तरह श्योर हो गए कि वो वॉचमैन नहीं, कुछ और ही है। अभी हमारा डर का माहौल शुरू ही हुआ था कि अचानक लाइट भी चली गई, वो भी पूरे कॉलेज की। पर खैर, लाइट की जाते ही मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला कि भागो यहां से। हम तीनों अपनी अपनी बाइक लेकर तेजी से वहां से निकलने लगे। हमने उस वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन हम जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो कॉलेज का जो ट्रांसफार्मर था उसमें अचानक से आग लग गई। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। कुछ ही पलों में ये क्या हो गया। दोस्तों, इसके बाद हम पूरी तेजी से कॉलेज से 2 किलोमीटर बाहर चले गए। फिर हम तीनों ने एक दूसरे से कहा कि हमारे साथ अभी क्या हुआ था। किसी को कोई आइडिया नहीं था। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे। फिर आधे घंटे बाद मैंने कहा चलो कि आओ एक बार गेट के बाहर देखकर आते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, हम जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे तो हमने पाया कि सब कुछ नॉर्मल है। लाइट भी एकदम अपनी जगह पर थी, और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक था। हम बस एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। हमें उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हम ठीक उस रात अपने अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह कॉलेज जाकर चेक करने लगे कि हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी। दोस्तों, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, वो सारी की सारी खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत थी। कोई कांच नहीं टूटा था। इसके बाद हमने ये सारी घटना वॉचमैन से कही। वॉचमैन ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम लोग लक्की हो जो सही सलामत हो। शायद सरस्वती माँ की वजह से तुम लोग बिल्कुल ठीक रहे, वरना कल तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने पहले भी बताया था कि कई लोग यहां पर खुदकुशी कर चुके हैं। उनकी आत्माएं यहां भटकती रहती हैं। बस आज के बाद इस कॉलेज में रात को कभी मत रहना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। बाकी दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची घटना, जो कि मेरे लिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हम खुशकिस्मत हैं कि हम बच गए। और दूसरा ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेरी ये कहानी आप सभी तक पहुंच जाएगी। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी उस कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज के अंदर रात के समय बिल्कुल ना जाए। हालांकि आपको चाहे कुछ दिखे या ना दिखे, पर वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी तन्मय की कहानी, जो कि हमें अपने कॉलेज की घटना बता रहे हैं। दोस्तों, हमें इनकी कहानी से एक सीख तो मिलती है कि कॉलेज, स्कूल्स ये सब पढ़ाई करने के लिए बने हैं, और वैसे भी रात के समय इतने बड़े स्कूल और कॉलेज में रहना ये कहाँ की समझदारी है। मैं उम्मीद करूंगा कि वहां पर ऐसा शायद कुछ भी ना हो, लेकिन हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें रात को अक्सर कभी भी बाहर ऐसे सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। मकसद ये नहीं कि आपको यह हमें भरोसा दिलाना है कि ये सब चीजें होती ही होती हैं। बस आप ये जानिए कि कई बार आपको चोर उचक्के भी मिल सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाकी अभी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मैंने पहले भी एक स्टोरी सर के चैनल पर भेजी थी। उस वक्त मैं पढ़ाई कर ही रहा था।
हालांकि अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही मैंने एक दिन सोचा कि मैं कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गया। माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि मौसी के घर घूम कर आ जा। दोस्तों, मेरी मौसी का घर करबी अंगलो डिस्ट्रिक्ट भोकंजा में है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मौसी के घर घूम आता हूं। मैं ठीक 28 दिसंबर को जागी रोड स्टेशन से 10 बजे निकलने वाला था। मैंने टिकट पहले ही बुक कर लिया था। मैं ठीक 4 बजे के आसपास मौसी के घर पहुंचा। मेरी मौसी का लड़का मुझे स्टेशन लेने भी आया था, क्योंकि वहां से उनका घर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। बाकी मैं बता दूं कि मेरी मौसी का लड़का मुझसे 3 साल बड़ा था और वो भी फर्नीचर का काम ही करता था। वो डेली सुबह 8 बजे जाता और 7 बजे घर आता था। उसने अपने दोस्तों से मेरी पहचान करवाई, कहा कि ये मेरी मौसी का बेटा है और ये मयोंग से है। दोस्तों, उन्होंने जैसे ही ये सुना तो मुझसे पूछने लगे कि क्या मुझे काला जादू आता है। दूसरी तरफ कुछ तो मुझसे डरने भी लगे। वो ठीक कुछ प्लान बनाने लगे न्यू ईयर का। मैंने कहा कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। सबने कहा कि क्यों नहीं, लेकिन तुम डरोगे तो नहीं। मैंने कहा, पार्टी में कैसा डर। उन्होंने कहा कि यहां से 1 किलोमीटर दूर एक भट्टी है, उधर 10 साल पहले काम चलता था, पर अब वहां कुछ नहीं है। मुझे लगा कि शायद कुछ लॉस हुआ होगा और मालिक ने बंद कर दिया होगा। मैंने कुछ भी नहीं पूछा और ठीक उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ ही समय में न्यू ईयर के दिन विशाल, मेरा कजन, उसने काम से 1 दिन की छुट्टी ली थी। हम सब के सब, मतलब विशाल, राजेश, प्रीतम, अंकित, रोहन, विक्रम और पप्पू, हमने न्यू ईयर का प्लान 1 दिन पहले ही बना लिया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। मार्केट से सारी चीजें हम लोगों ने लिस्ट के मुताबिक उठा ली थी। सारा का सारा सामान विक्रम के घर पर रखा हुआ था। फिर हम सभी उस भट्टी के पास गए और उधर जाकर हमने एक टेंट जैसा बनाया। हम वहां पर स्पीकर भी लेकर गए थे। साथ ही दोस्तों, हमने वहां पर कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी किया था। आपको बता दूं कि मैं कभी कभार ड्रिंक करता हूं, ऐसे ही नॉर्मल ओकेशन पर, जब कोई इस तरह का ओकेशन पड़ता है। हमारी टीम इतनी बड़ी थी कि जिनमें से 2 लोग खाना बना सकते थे और कुछ लोग बाकी का काम कर रहे थे। जैसे कि अंकित और विक्रम टेंट के कुछ ही दूरी पर आग लगा रहे थे। हालांकि ठंड का मौसम था, तो आग तो आप समझ ही सकते हो। हम तकरीबन 30 लीटर पानी लेकर गए थे, क्योंकि आसपास पानी कहीं नहीं था। इसके बावजूद भी मैंने वहां पर एक कुआं देखा था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उस कुएं में पानी नहीं है, तो उन लोगों ने बस इतना ही कहा कि उस कुएं के पास नहीं जाना है। ये बात मुझे विशाल ने स्पेशली बोली थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और कहा कि नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम सभी बैठकर पार्टी एंजॉय करने लगे। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि विक्रम को जिस जगह से जाना पड़ता है वो कुआं ठीक उसी साइड पड़ता है। तो ठीक सब पी खाकर डांस कर रहे थे। उसी वक्त मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया और मैं थोड़ा साइड होकर बातें करने लगा। बात करते करते मैंने देखा कि विक्रम अपने घर के रास्ते की साइड जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद घर जा रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे अचानक उन लोगों की बात याद आई कि उस कुएं के पास कोई नहीं जाता है। मुझे लगा कि शायद वो नशे में है, शायद इसीलिए उस साइड से जा रहा है। ये बात मुझे अजीब लगी, तो मैंने अपने भाई विशाल को कहा कि भाई, विक्रम अकेले घर जा रहा है। इसके बाद मैं, अंकित और विशाल, हम सब दौड़ते हुए उसके पास गए। हमने वहां पहुंचकर पाया कि वो कुएं के पास खड़ा होकर कुछ बोलने लगा, चिल्लाने लगा। सच कहूं, उस वक्त हमें डर तो लगा, लेकिन हम विक्रम को अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। हमने तुरंत, विशाल, मैंने और अंकित ने उसे जाकर कुएं के पास से खींचा और जब मैंने उसके हाथ को पकड़ा तो ऐसा लगा मानो कि जैसे मैंने बर्फ को छुआ हो। हम उसको वापस टेंट पर ले आए और उसको चुपचाप लेटा दिया। हमने तेल गरम करके मालिश करना शुरू कर दी। लगभग 4 बजे के आसपास उसको होश आया। हम सब के सब तब तक वहीं थे। वो उठते ही कहने लगा कि वो मुझे मार देगी, वो कहाँ है, वो कहाँ गई। उसकी ये बातें सुनकर हम लोगों ने उसे घर पहुंचा दिया। रास्ते में वो किसी को कह रहा था कि तुम इधर से चली जाओ, और वो साथ ही वो चिल्ला भी रहा था। दोस्तों, इसके 7 दिन बाद उनके घर में एक बाबा को बुलाया गया। उस वक्त विक्रम के अंकल ने हम सबको भी बुलाया। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। दूसरी तरफ बाबा ने भी कहा कि क्या तुम रात को कुछ खाने का लेकर गए थे। बाबा ने तुरंत कुछ चीजें ली और बगल में ही आग जलाई और सामने विक्रम को बैठाया।
बाबा कुछ मंत्र पढ़कर बार बार उससे पूछने लगे कि तू कौन है। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखकर हम सब डर गए। थोड़ी ही देर में विक्रम बोल पड़ा। उसने कहा कि मैं जैस्मीन हूं। मुझे इस ईंट की भट्टी पर मालिक ने मेरे साथ गलत करके मुझे मार दिया। उसने ठीक मेरे शरीर को इस कुएं में फेंका था। इसके बाद मैंने इस भट्टी को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये लोग फिर भी इधर आ गए। बाबा ने कहा कि तूने इसको क्यों पकड़ा है। उसने कहा कि इसने कुएं के पास पेशाब किया था। मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, विक्रम के माँ और पिताजी रोने लगे, बोलने लगे कि बाबा जी, ये मेरा एक ही बेटा है, कुछ भी कीजिए पर इसे बचा लीजिए। बाबा ने कहा, अच्छा तो तू उस दिन इसको कुएं में ले जाना चाहती थी, लेकिन क्यों नहीं ले जा सकी। विक्रम अपनी खून भरी आंखों से लगातार घूरे जा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये जो लड़का है, ये मुझे बोलने लगा कि इसके उल्टे हाथ में महादेव का त्रिशूल छपा है, जो कि इन्हें इन शक्तियों से बचाएगा। ये सारी बातें मां को ये मयंक के एक बाबा ने कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी बाबा को मेरा उल्टा हाथ ना देखने दे, और मेरे पास एक लॉकेट भी था जो मुझे मयंक के तांत्रिक ने दिया था, जो कि मेरे लिए रक्षा का काम करता है, क्योंकि मुझे कभी कभी सुनसान जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती है। दोस्तों, मैं इतना सब कुछ बता ही रहा था कि अचानक विक्रम बोल पड़ा, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी था। उसने कहा कि ये उस दिन तो बच गया, लेकिन मैं इसको मार दूंगी। बाबा लगातार कुछ मंत्र बोले और फिर विक्रम के ऊपर कुछ फेंका, जिससे कि वो बिल्कुल तिलमिला उठी। इसके बाद उसने कहा कि अगर इसको बचाना चाहता है तो मुझे 2 बकरे ठीक उस कुएं के पास अमावस की रात को देके आना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तू उसको छोड़ दे, ये लोग तुझे बकरे दे देंगे। दोस्तों, इतना सब कुछ होते ही विक्रम बेहोश हो गया था। बाबा ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक है, हमें इसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, और तो और ये सारी चीजें विक्रम को खुद दे के आनी होगी। उसको बता देना कि ये सब कुछ देने के बाद पीछे मुड़कर ना देखे। बस बाबा इतना कहकर चले गए, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा कि बेटा, अगर उस दिन तुम ना होते तो ये लड़का उस दिन मर जाता। मैंने कहा, बाबा ये हमारा दोस्त है, हम इसको छोड़कर कैसे आ सकते थे। दोस्तों, एक बात आप सबके लिए है, अगर आप किसी सुनसान जगह से जा रहे हो और हवा से कोई चीज अगर आपके हाथ से बार बार गिर रही हो, तो उस चीज को लेकर नहीं जाना चाहिए। साथ ही हमें कुछ चीजें अवॉइड भी करनी होती है, जैसे कि मटन, चिकन और मछली। बाकी दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी गौरव की कहानी, जो कि मयंक से है। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी घटना होने से बच जाती है। पर खैर, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वैसे भी अब वक्त हो चला है हमारे आज के 2 छोटे किस्सों का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं यही कुछ 8 या 9 साल की थी। हम लोग मुंबई में अपने रिश्तेदार के यहां गए थे, यही कोई 3-4 दिन के लिए। हम लोगों की ट्रेन मुंबई से रात के 3 बजे की थी। पिताजी ने ठीक मीरा रोड से आना सही समझा। हालांकि हम लोग वहां नए थे और हमें कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं था। हम लोग ठीक मीरा रोड पर एंटर हुए ही थे कि हमने पाया कि 3-4 लोग जिनके शरीर पर आग लगी हुई थी, वो लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आए और जमीन पर अपना सर पटकने लगे। सच कहूं तो मैं उन्हें देखकर रोने लगी। उस वक्त पिताजी ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम मुंबई के मेन सीएसटी स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां कुछ ही लोग थे। समय 2:30 हो चला था। पर खैर, इंतजार करने के बाद हम जैसे ही ट्रेन में एंटर हुए तो हमने देखा कि 3 लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए हमारी सीट पर बैठे हुए थे। पिताजी ने कहा कि भाई, ये सीट हमारी है, यहां से उठ जाओ। दोस्तों, पिताजी के इतना कहते ही तीनों ने अपना चेहरा जब ऊपर किया तो यकीन मानिए मेरी चीख इतनी तेज थी कि इसके साथ ही मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को ट्रेन में ही पाया। हम ठीक मिर्जापुर पहुंचने वाले थे। इसके कुछ दिनों तक मुझे बुखार रहा और फिर मैं दवा लेने के बाद ठीक हुई। और तो और जब हमने ये इंसिडेंट अपने मुंबई में रहने वाले रिश्तेदारों को बताया तो उन्होंने कहा कि वो लोग ज्यादातर हर किसी को नहीं दिखते। आप लोग किस्मत वाले हैं कि उन लोगों से बच गए। एक बात और, मीरा रोड पर
काफी समय पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। कहते हैं कि उस समय जो लोग बेवजह मरे थे, ये सब उनकी ही आत्माएं हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पिताजी ने कहा कि अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब काफी समय हो चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक मैं मुंबई नहीं गई। मैं बस आर्य जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपने चैनल पर अपलोड करने का सोचा। मुझे इनकी कहानियां हद से ज्यादा अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। आइए दोस्तों, आखिरी किस्सा भी सुनते चलें। दोस्तों, हाजिर हूं आज फिर एक नई घटना के साथ। मेरा नाम अंकु है। मैं बाबा बढ़ो के छोटे से गांव लूहना का हूं। मैं आज आपको मेरे दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना के बारे में बताना जा रहा हूं। दोस्तों, सागर नाम का मेरा एक दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में थी। गांव से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था, जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। सागर ने किराए पर रहने के लिए वो घर लिया था। घर लेने के बाद कुछ समय वो बहुत आराम से रहने लगा, लेकिन फिर समय जब बीतता रहा तो ठीक ऐसे ही एक रात की बात है। सागर चुपचाप आराम से सो रहा था। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि किसी जानवर की तरह लग रही थी। सागर ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके दूसरे दिन वही आवाज उसे फिर से डराने लगी। सागर इन सब चीजों को नहीं मानता था। वो बस आराम से सोता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी रात में आंखें खुली तो उसने पाया कि दीवार पर एक डरावना काला साया था। इसके बाद वो डरता हुआ मालिक के पास गया। उसने ये सारी बातें मालिक को बताई। मालिक ने कहा कि वहां कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। रात काफी हो चुकी है, जाओ और जाकर सो जाओ। सागर चुपचाप वापस घर आया और सो गया। 3 दिन के बाद रात के लगभग 11 बजे सागर खाना खाकर टहल रहा था। टहलते टहलते थकान लगने के बाद अचानक उसकी आंखें लग गई और थोड़ी ही देर बाद जब उसकी दोबारा आंखें खुली तो उसे वही आवाजें आने लगी। सागर ने जैसे ही अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो पाया कि एक आदमी खड़ा था, जो कि जोर जोर से रो रहा था। सागर धीरे धीरे अपने बैग की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही 40 का पाठ किया तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। दोस्तों, इसके बाद उसने अगले ही दिन वो जॉब छोड़ दी और वो काफी बीमार हो गया। फिर धीरे धीरे घर वालों ने उसकी पूजा करवाई, तब जाकर कहीं वो ठीक हुआ। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने। उम्मीद करूंगा आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।